आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। जब मैं पश्चिम बंगाल और असम की सीमा से लगे उस छोटे से स्टेशन पर उतरा तो उस समय शाम की स्याह कालिमा धरती पर फैलने लगे थे। आकाश में काले भूरे बादल घिर चुके थे। हवा में भी सनसनाहट थी। मैं जानता था कि किसी भी वक्त बारिश आ सकती है, मगर फिर भी चल पड़ा मैं। 4-5 दिन पहले मुझे राय चौधरी मजमूदार जी का रजिस्टर्ड पत्र मिला था। पत्र में उन्होंने मुझे तुरंत सारूपेटा आने का आग्रह किया था। एक अटैची में कुछ कपड़े और ज़रूरत के सामान रखकर दूसरे ही दिन मैं चल पड़ा वाराणसी से। मजमूदार बाबू, मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा उनका स्नेह है। सन 1950 में मेरा उनसे परिचय हुआ था। उन दिनों मैं कलकत्ता में रहकर बंगाली फिल्मों के प्रसिद्ध निर्देशक विपिन सेन के साथ था। मजमूदार बाबू के कई मकान थे कलकत्ता में। इनके अलावा 2 स्टूडियो भी थे। उन्होंने शादी नहीं की थी। मेरा ख्याल है कि उनके पास काफ़ी धन था और जायदाद थी। उनकी एक भांजी थी, यानी कि बहन की लड़की, नाम चारुलता। काफ़ी सुंदर और आकर्षक थी चारुलता। उम्र यही कोई 21-22 के आसपास। वैसे मैं विपिन सेन के साथ ज़रूर रहता था, सहयोगी के रूप में, लेकिन इसके अलावा बंगाल के शाक तंत्रों में संबंधित साहित्य पर व्यक्तिगत रूप से खोज और शोध कार्य भी किया करता था मैं। बांग्लादेशी शाक्त तांत्रिकों, साधकों और शुद्ध पुरुषों का अभाव नहीं था। उनकी साधना, तपस्या और चमत्कारों के रहस्य की गहराई में उतरकर उनके तथ्यों का परिचय होने की लालसा मेरी कभी कम ही नहीं हुई। उन दिनों विपिन बाबू वैसे ही एक तांत्रिक योगी और चमत्कारी महापुरुष की जीवनी पर आधारित एक बंगला फिल्म बनाने की बात सोच रहे थे। जब उन्हें ये मालूम हुआ कि मैं तंत्र मंत्र में गहरी रुचि रखता हूँ और बंगाल के तांत्रिकों, साधकों और चमत्कारी सिद्ध महात्माओं के प्रति मुझ में गहरी आस्था है, इन सब से अतिरिक्त मैं इन तमाम विषयों में खोज और शोध भी कर रहा हूँ, तो इसलिए उन्होंने मुझे तुरंत बुलाया और बंगाल के किसी तंत्र साधक की जीवनी पर कहानी लिखने के लिए कहा। 1 हफ्ता के अंदर मैंने कहानी तैयार कर दी। पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध तारापीठ के चमत्कारी सिद्ध योग बाबा बामा खेपा से संबंधित वो मेरी कहानी थी। शीर्षक भी रखा था मैंने बामा खेपा, और इसी नाम की फिल्म भी बनी। विपिन बाबू जैसे चाहते थे वैसे ही कहानी। काफ़ी खुश हुए और तुरंत काम शुरू कर दिया उन्होंने। चारुलता को अभिनय का काफ़ी शौक़ था। कॉलेज में होने वाले बंगला नाटकों में वो हमेशा भाग लिया करते थे। मेरे अनुरोध पर विपिन बाबू ने फिल्म में मुख्य नायिका का रोल उसे दे दिया। उसके बाद भी विपिन बाबू के आग्रह पर वैसे ही 3-4 फिल्में और लिखी मैंने। उन सब पर भी विपिन बाबू ने फिल्में बनाई। परिणाम ये हुआ कि जहाँ एक और मैं मजमूदार बाबू का खास आदमी बन चुका था, वहीं दूसरी ओर चारुलता से मेरे संबंध और भी ज़्यादा मधुर हो गए। सच तो ये था कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। उसके पास रूप था, कला थी, और मेरे पास थी ख्याति। धन वैभव का भी अभाव नहीं था। मेरे पास क्या था? साहित्य और थोड़ी बहुत पूंजी। मगर चारुलता इस सच से भली भांति परिचित थी कि उसकी सफलता का कारण भी मैं ही हूँ, इसलिए वो मुझे दिल से चाहने लगी थी। लेकिन हम दोनों का संबंध ज़्यादा दिनों तक टिका नहीं। अचानक विपिन बाबू की मौत हो गई और मुझे कलकत्ता छोड़कर नौकरी के सिलसिले में दिल्ली जाना पड़ा। चारुलता से चिट्ठी के द्वारा संपर्क बना रहा। मजमूदार बाबू भी
कभी कदार पत्र लिखा करते थे। बाद में वो चिट्ठी संबंध भी टूट गया। ऐसा लगा कि बाप बेटी दोनों मुझे भूल गए थे। दोनों में से किसी को भी सूध नहीं रही मेरी। इस घटना को पूरे 20 साल हो गए। इस बीच मुझे अचानक मजमूदार बाबू का वो रजिस्टर्ड पत्र मिला तो मैं चौंक पड़ा। पत्र से ये भी मालूम पड़ा कि कलकत्ता के दोनों स्टूडियोज बेचकर वो आसाम बंगाल के उस निर्जन प्रदेश में कोई पुरानी हवेली खरीद कर बस गए थे। जब मैं उस छोटे से स्टेशन से बाहर निकला तो अंधेरा और गहरा हो गया था। वहाँ से सारूपेटा के लिए एक पतली पथरीली सड़क गई थी। सवारी का कोई साधन नहीं था। माहौल में घोर निस्तब्धता छाई हुई थी और छाया हुआ था गहरा अंधकार। उस चिपचिपे अंधकार में आंखें गड़ाकर किसी तरह मैं आगे बढ़ने लगा। अचानक बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। किसी तरह 2 मील का निर्जन सुनसान रास्ता तय कर जब मैं सारूपेटा पहुंचा तो उस समय रात के 9 बजने वाले थे। चारों तरफ वैसा ही गहरा सन्नाटा था जैसा बेहद सुनसान इलाकों में पाया जाता है। वो बूंदाबांदी चलते समय जो शुरू हुई थी वो अब जोरदार बारिश में तब्दील हो चुकी थी। धरती पर उमस और जंगली जो पेड़ पौधे थे उनसे एक अजीब सी गंध आने लगे थे। बारिश से बचने के लिए मैं एक झोपड़ी नुमा दुकान के छज्जे के नीचे खड़ा हो गया। सोचा था बारिश थमने पर हवेली का पता लगाऊंगा, मगर तभी किसी ने अचानक मेरे कंधे पर हाथ रखा और उत्फुल्ल आवाज़ में कहा, शर्मा हो ना। उस आवाज़ और स्पर्श दोनों को मैंने पहचान लिया। ये राय चौधरी मजमूदार थे। उनके एक हाथ में छाता था और दूसरे हाथ में थी लालटेन। अपनी अटैची ज़मीन पर रखकर मजमूदार बाबू से लिपट गया मैं। पूरे 20 साल के बाद हम मिले थे। कितनी ही बातें करने को हम बेताब थे, मगर जब मैंने उनकी ओर देखा तो अचानक अबाक होकर देखता ही रह गया मैं। कितने बदल गए थे मजमूदार बाबू। उनका बलिष्ठ शरीर कंकाल सा हो गया था। सिर के बाल बिल्कुल झड़ गए थे और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी। उन्हें देखकर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये वही मजमूदार बाबू थे जो कलकत्ता में शान और शौकत की ज़िंदगी बिताते थे और जिनकी गिनती कलकत्ता के रईसों में होती थी। आपकी तबीयत तो ठीक है मजमूदार बाबू? स्तब्ध होकर मैंने पूछा तो इस पर वो हंसकर बोले, पिछले साल तक तो मैं बिल्कुल ठीक था शर्मा जी, लेकिन अब डर और आतंक ने मेरा खून चूस लिया है। किसका डर? वही सब बतलाने के लिए तो मैंने आपको यहाँ बुलाया है। चलो हवेली में चलकर बात करते हैं। बाहर की तरह हवेली के भीतर भी अंधकार भरा था। सामने वाला कमरा काफ़ी लंबा चौड़ा था। आंखें गड़ाकर देखने पर भी उस बड़े से कमरे में रखी बड़ी कुर्सियों और मेज़ों का सिर्फ आभास होता था। कीचड़ से भरे रास्ते से झोपड़ियों को पार करते पत्थर के जिस विशाल चबूतरे से होकर हम जिस कमरे में आए थे उसकी सीढ़ियाँ भी टूट गई थी। उनका एक एक पत्थर डगमगा रहा था। मुझे एक कुर्सी पर बिठाकर मजमूदार बाबू बोले, तुम यहीं बैठो शर्मा, मैं अभी आया। बाहर हवा का रफ्तार बढ़ रहा था। पता नहीं कहाँ से हवेली के भीतर हवा घुस रहे थे। मैं एक स्पष्ट रुदन महसूस कर पा रहा था। वो एक विचित्र आवाज़ सुनकर कोई भी आदमी पसीना पसीना हो जाता। मैंने उनकी ओर देखना चाहा, मगर उसके पहले ही हाथ में लालटेन उठाए मजमूदार बाबू चले गए और जब वापस लौटे तो उनके हाथ में चाय की ट्रे थी। आप कहाँ गए थे मजमूदार बाबू? मैं चाय बना रहा था। चाय पीकर फिर मैंने पूछा, आप किसी डर और आतंक के बारे में बता रहे थे, कोई आपको धमकी दे रहा है क्या?
कौन है वो आदमी? ऐसी कोई बात नहीं है, वो बोले। दरअसल मैं बहुत ही भयावह चक्कर में फंस गया हूँ शर्मा जी। इस पर मैंने चौंक कर पूछा, कैसा चक्कर? मजमूदार बाबू जरा देर चुप रहकर अस्फुट से आवाज में बोले, तुमने तंत्र मंत्र में बहुत खोज की है, शायद अशरीरी शक्तियों के बारे में कुछ पढ़ा सुना होगा। आपका मतलब है प्रेत आत्माओं से? तभी वहां पर एक तेज हवा का झोंका आया, ठंडी बरसाती हवा, जैसे पूरे शरीर को सिहरा कर चली गई। पानी फिर से जोर से बरसने लगा, हवा भी बहुत तेज हो गई थी। हवेली के खिड़की और दरवाजे जोर जोर से हिल रहे थे और उनसे रुदन जैसी अजीब सी आवाज़ निकल रहे थे। पूरी हवेली में ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मजमूदार बाबू ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, प्रेत आत्माएं। पर प्रेत आत्माएं कहाँ है? मजमूदार बाबू ने बतलाया कि हवेली प्रेतग्रस्त थी। कलकत्ते के शोर शराबे से दूर एकांतवास के लिए उन्होंने वो हवेली सिर्फ 20,000 रुपये देकर खरीद ली। हवेली में 40 कमरे और 16 बारांदियाँ थी। बीच में एक काफ़ी लंबा चौड़ा तहखाना था जो ना जाने कब से बंद पड़ा था। मजमूदार बाबू की सारी बातें सुन मैंने पूछा, इस हवेली का सौदा जब आप कर रहे थे तब आपने इसके मालिक से इस बारे में दरख्वास्त नहीं की? मैंने पूछा नहीं, बस यही गलती हो गई मुझसे। और फिर बोले, वास्तव में देखो शर्मा, सच बताऊंगा, मिट्टी के दाम पर मिल रही थी इतनी बड़ी हवेली, इसलिए लालच में आ गया था मैं और मैंने ख़रीद लिया। अच्छा, कौन था इस हवेली का मालिक? पता नहीं, चूड़ामणि सान्याल बोलकर कोई आदमी था। अब वो यहाँ है ही नहीं, पता नहीं अपने पूरे परिवार को लेकर कहीं चला गया। अभी हम लोग वहाँ पर बैठे बातें कर ही रहे थे कि तभी उस हवेली की सारी चीज़ें अपने आप ही हिलने लगी। पास ही में पड़ा टी टेबल अपने आप ही उठकर दूसरी जगह पर जाने लगा। तभी मजमूदार बाबू ने मेरी तरफ इशारा किया। मैं समझ गया कि मजमूदार बाबू किस बारे में बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं मैं थोड़ा घबराने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। पर तभी मजमूदार बाबू ने मेरे हाथ पर हाथ रखकर कहा, घबराओ मत, ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी और ना ही मुझे। बस ये हमारे साथ इस हवेली में रहती है। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। हमारे साथ अब प्रेत आत्माएं भी इस हवेली में रहेगी, ये सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। जिसके बाद मैं वहाँ बस उसी रात रुका। उसके बाद मैं अगली सुबह वापस दिल्ली आ गया। सोहम एक बहुत अच्छा स्विमर था। उसे राष्ट्रीय स्तर पर तैरने में गोल्ड मेडल भी मिल चुका था। एक बार सोहम अपने दोस्तों के साथ घूमने गया हुआ था। वहाँ उन लोगों ने पास के तालाब में तैरने का प्लान बना लिया। सबने तैयारी की और शाम के करीबन 5 बजे वो तालाब के पास जाने लगे। कहाँ जा रहे हो बच्चों? उन्हें तालाब की तरफ जाता देख वहाँ के सरपंच ने टोकते हुए कहा, पास के तालाब में तैरने जा रहे हैं हम। सोहम ने तुरंत जवाब दे दिया। सोहम का जवाब सुनकर कुछ देर के लिए सरपंच सुन्न रह गया और फिर अचानक से सोहम और उसके दोस्तों को वहाँ जाने से रोकने लगा। सोहम नहीं समझ पाया कि सरपंच उन लोगों को क्यों रोक रहे हैं। रुको बच्चों, उस तालाब की तरफ मत जाओ, वहाँ अक्सर लोगों के डूबने की घटनाएं घटती रहती हैं। सरपंच ने उन्हें जाने से लगभग मना करते हुए कहा, काका, सोहम तो स्विमिंग में नेशनल चैंपियन रह चुका है, आप निश्चिंत रहिए। सोहम के दोस्त निखिल ने सरपंच की बात को काटते हुए कहा,
तुम लोग मेरी बात समझ नहीं रहे हो। वहाँ तैरना खतरे से खाली नहीं है। कहते हैं कि वहाँ डूबकर मरने वाले कई लोगों की आत्माएं उसी तालाब में भटकती रहती हैं और वहाँ जो भी तैरने वाला दूसरा लोग जाता है वो उन्हें मार डालती है। सरपंच ने उन लोगों को वहाँ जाने से रोकने के पीछे की असली वजह बता दी और वो वहाँ से चले गए। काका ने जो कहा क्या वो सच होगा? सोहम के कुछ दोस्त आपस में बातचीत करते हुए कहने लगे। सोहम और निखिल इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन दोनों को छोड़कर बाकी सब ने वहाँ से जाने का फैसला बदल लिया। बाकी दोस्त वापस लौट गए और अब सिर्फ निखिल और सोहम ही तालाब की ओर बढ़े। दोनों ने कपड़े उतारे और जैसे ही वो तालाब में उतरने लगे कि निखिल के माँ का फ़ोन आया। निखिल तालाब में उतरते उतरते रह गया, मगर सोहम बिंदास होकर पानी में तैरने लगा। अचानक सोहम का पैर पानी में फंस गया। इस तरह की सिचुएशन उसने कई दफ़ा संभाली थी, मगर इस बार बात कुछ अलग थी। उसने कई बार कोशिश की वहाँ से निकलने की, मगर धीरे धीरे वो पानी में खींचा जा रहा था। उसने निखिल को आवाज़ लगाई, मगर जब तक निखिल का ध्यान उस पर जाता तब तक सोहम तालाब के बीचों बीच पहुंच चुका था। सोहम को ये एहसास हो रहा था कि पानी के अंदर से कोई उसका पैर खींच रहा है। उधर निखिल ने सोहम की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखा तो उसे आश्चर्य होने लगा। नेशनल चैंपियन होकर भी सोहम की हालत देखकर उसे सरपंच की कही बात याद आ गई। निखिल सोहम के लिए पानी में कूदकर उसे बचाना चाहता था, मगर जब वो पानी में उतरने लगा तो अचानक उसे एक जोर का झटका लगा और वो तालाब के विरुद्ध उल्टी दिशा में जा गिरा। वो झटका इतना ज़्यादा था कि निखिल उठ भी नहीं पाया। सोहम ने एक बार पूरी ताकत लगाकर अपना फंसा हुआ पैर बाहर निकाला और वो किनारे की ओर आने लगा। जैसे ही वो किनारे के करीब पहुंचा तो एक बार फिर उसे लगा कि फिर से उसका पैर किसी ने पकड़ रखा है और वो उसे पानी में खींच रहा है। उसी हालत में सोहम की नज़र अपने पैरों की तरफ गई और उसे जोर का जैसे झटका लगा। उसे वहाँ पर कुछ हाथ नजर आए, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे हाथ। उन्हें देखकर घबराया हुआ सोहम बचाओ, बचाओ चिल्लाने लगा, मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। निखिल के आँख के सामने ही उसका दोस्त, जो कि तैरने में माहिर था और गोल्ड मेडलिस्ट था, वो असहाय होकर तालाब में डूबता जा रहा था और निखिल चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाया। करीबन आधे घंटे के संघर्ष करने के बाद सोहम पानी में पूरी तरह से डूब गया और मारा गया। इस हादसे का गवाह निखिल था, जिसने अपनी आंखों से वो सब कुछ देखा था, मगर वो किसी को कुछ कह नहीं पाया। पानी के उस झटके की वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। अब वो उसी तालाब के आसपास पागलों की तरह घूमता रहता है और उसे जो कोई भी दिखता है उससे बस इतना ही कहता है कि तैरना मना है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।